जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने गणित के बारे में जाना कि गणित किसे कहते हैं, गणित की आवश्यकता क्यों पड़ी, गणित की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और गणित में भारत का क्या योगदान रहा, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हम जाने। इस वीडियो में हमने जैसे कि पिछले ही वीडियो में बात की थी, इस वीडियो में हम अंक के बारे में जानेंगे। अंक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसके बारे में जानेंगे। अंक कि इस सेशन को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि अंक किसे कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के अंक, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के अंक का विस्तार हुआ जिसको हम आज जानेंगे। उसके बाद भारत के अंक प्रणाली के बारे में जानेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत की इस अंक प्रणाली का कैसे विश्व में प्रसार हुआ, प्रचार हुआ। उसके बाद शून्य के बारे में जानेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि अंक किसे कहते हैं। तो अंक की परिभाषा ऐसे हम दे सकते हैं कि ऐसे चिन्ह जो संख्याओं के लिखने के काम आते हैं उन्हें अंक कहते हैं, या इसे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि ऐसे चिन्ह जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है उन्हें अंक कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आदि मानव की जब विकास होने लगा तो सबसे पहले बोलचाल की भाषा उपयोग में आने लगी, परंतु उसके बाद से बोलचाल की भाषा के बाद से ही लिखित भाषा का उपयोग होने लगा। उसी प्रकार अंक का भी विकास इसी तरह हुआ है। पहले लोग जो है अंकों को बोलकर उपयोग करते थे। जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि जो कार्य थे वो बोलकर ही किया जाता था, परंतु जब कठिनाई बढ़ने लगी, जब विस्तार होने लगा तो उस समय अंकों को लिखने की आवश्यकता पड़ी। तो इसके बाद से ही अंकों को कुछ चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करके इसका उपयोग किया जाने लगा। जैसे कि आप रोमन भाषा में देखेंगे तो इस तरह से 1 को निरूपित किया जाता है, उसके बाद 2 को इस तरह से, 3 को इस प्रकार से। उसी प्रकार हिंदी में आप आइएगा तो 1 को इस प्रकार से, 2 को इस प्रकार से, 3 को इस प्रकार के से हम लोग निरूपित करके देखते हैं। तो इसी प्रकार से अंकों का विस्तार भी हुआ। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब दुनिया में मानव का विकास होने लगा और गणित की उत्पत्ति हो गई, लोगों को गिनने के लिए अंकों की जरूरत पड़ने लगी, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अंकों का विकास होने लगा। तो आज इसी टॉपिक्स पे हमारा दूसरा टॉपिक आधारित है, विभिन्न प्रकार के अंक। तो हम जान लेते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के अंकों का विकास हुआ। तो हम सबसे पहले जानते हैं मैक्सिको एक शहर है अमेरिका का, जहाँ पे एक प्राचीन सभ्यता में माया अंक पद्धति, माया न्यूमेरिकल सिस्टम का प्रसार हुआ, उसका विकास हुआ। ये किस प्रकार से है देख लेते हैं। शून्य के लिए वे लोग इस प्रकार के एक चिन्ह का उपयोग करते थे। उसके बाद 1 को दर्शाने के लिए 1 बिंदु का, 2 को दर्शाने के लिए 2 बिंदु का, 3 को दर्शाने के लिए 3 बिंदु का। उसी तरह आगे बढ़ते हुए 5 को दर्शाने के लिए एक लाइन का प्रयोग करते थे। उसके बाद से 6 को के लिए उसी लाइन के ऊपर 1 बिंदु, 7 के लिए उसी लाइन के ऊपर 2 बिंदु, 8 के लिए उसी लाइन के ऊपर 3 बिंदु। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 10 के लिए 2 लाइन का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 15 के लिए 3 लाइन, 20 के लिए 4 लाइन का उपयोग इस प्रकार से किया जाने लगा। तो ये मतलब 5 के अंतराल पे इनकी पद्धति चलती थी। उसके बाद हम जान लेते हैं एक सुप्रसिद्ध साम्राज्य रोमन साम्राज्य हुआ करता था। उसी में रोमन अंकों का विस्तार हुआ। रोमन अंक में केवल 7 ही प्रकार के चिन्ह और या अंकों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें 1 के लिए इस प्रकार के चिन्ह का और 5 के लिए इस प्रकार के चिन्ह का, 10 के लिए x का प्रयोग किया जाता था, 50 के लिए L का, 100 के लिए C का, और D को 500 से निरूपित किया जाता था और M को 1000 से। इसी प्रकार से इसको लिखने के लिए इस प्रकार का उपयोग किया जाता था। 1 के लिए, 2 के लिए 2 लाइन का उपयोग किया जाता था, 3 के लिए 3 लाइन का उपयोग किया जाता था।
उसके बाद जब 5 का उपयोग 4 का उपयोग करना है तो 5 के एक पहले लगा देता था तो ये 4 हो जाता था, और 6 के लिए एक उसके बाद लगा देंगे। तो इसी प्रकार से जो है रोमन संख्या का, रोमन अंकों का विस्तार होने लगा। उसके बाद आते हैं हम भारत में किस प्रकार के अंकों का विस्तार हुआ। भारतीय सभ्यता में, भारत की बहुत प्राचीन सभ्यता है, तो इसमें देवनागरी अंक का विस्तार हुआ, जो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंकों का विस्तार हुआ पहली बार। इसी अंक प्रणाली को अरबों ने ग्रहित किया। जब अरब के देशों में लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, इसी अंक प्रणाली को वो वहां लेकर गए, तो वो वहां पे इस प्रकार से उसको लिखते थे जिसे अरबी अंक कहा जाता था। उसके बाद यही अंक प्रणाली अरबों से होते हुए यूरोपियन देशों में पहुंची, तो वहां पे ये आज का जो आधुनिक हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं अंक, वही आज का जो है अरबों से होते हुए यूरोपियन देशों में पहुंची। उसके बाद अब हमारा ये कुछ अंकों के प्रकार थे। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय अंक प्रणाली एवं इसकी विशेषताएं। हमने पहले भी टॉपिक्स में चर्चा किया है कि भारत की ही जो अंक प्रणाली है उसने सर्वप्रथम 10 अंकों का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें ये अंक थे 10 अंकों का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि हम इसका प्रचार प्रसार इतना ज्यादा क्यों हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें 10 चिन्हों का प्रयोग किया गया, पहली बार इसमें 10 चिन्हों का प्रयोग किया गया। उसके बाद इससे जो संख्याएं बनती है वो बहुत ही कम स्थान घेरती है। जैसे कि हमको 346 को रोमन अंक में लिखना है, 346 को रोमन अंक में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 300 के लिए 3C का पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद 40 के लिए इस प्रकार का प्रयोग करेंगे X और L का, उसके बाद 46 के लिए इस प्रकार से। इतना लंबा हमको 346 लिखने के लिए इतना लंबा स्थान मेरा गिर रहा है, जबकि वही भारतीय अंक प्रणाली में अगर हमको लिखना है तो कितना आसान है। आप देख सकते हैं कितना कम स्थान घेरता है। या फिर आज की जो आधुनिक प्रणाली है जो भारत से ही प्रेरित है, देखिए कितना कम स्थान घेरता है। इसके एक और विशेषता है कि इससे जो संक्रियाएं बनती है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि, वे सारी चीजें भी बहुत आसान हो जाती हैं। मान लीजिए कि हमको 4 में 2 को जोड़ना है, तो रोमन संख्या में जोड़ने के लिए बहुत परेशानी होगा। आप देख सकते हैं इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे हम, तो इसको मतलब अगर याद होना चाहिए, हमें सारी संख्याएं याद होगी तभी हम इसको इस प्रकार से लिख पाएंगे। जबकि इन भारतीय अंक प्रणाली में कितना आसान है, आप देख सकते हैं 4 और 2 को जोड़ना कितना आसान है। तो इसी प्रकार से बहुत सी जो संक्रियाएं हैं गणित की, वो भारतीय अंक प्रणाली में आसानी से हो जाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी संक्रियाएं, ये तो एक छोटा सा उदाहरण था। इसमें अगर हम बड़े संख्या को गुणा करना है तो रोमन अंक में पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि इतने बड़ी गुणा को हम लोग कर सकें। मान लीजिए कि इतने बड़े को हमको गुणा करना है तो रोमन अंक में बहुत ज्यादा समय भी लगेगा, बहुत स्थान भी घेरेगा, और उसमें पॉसिबल भी बहुत आसान नहीं है। लेकिन भारतीय अंक प्रणाली में अगर इसका उपयोग किया जाएगा तो बहुत ही आसान है। तो चलिए ये अब अगले टॉपिक में हम जानते हैं कि भारत के इस अंक प्रणाली का इतना विस्तार कैसे, भारतीय अंक प्रणाली का विस्तार पूरी दुनिया में कैसे हुआ, ये हम जान लेते हैं। भारत की जब अंक प्रणाली विकसित होने लगी भारत में, तो भारत के लोगों की जो संक्रियाएं हैं, लेखन पाठन के जो कार्य थे, वो सुविधाजनक तरीके से पूरे होने लगे। परंतु हमारे पड़ोसी उस समय हुआ करते थे अरब साम्राज्य के, तो वहां पे अरब साम्राज्य में मोहम्मद हजरत साहब के जो पहले के युग को जिहालिया कहा जाता था। जिहालिया का मतलब अज्ञान का युग होता है। परंतु उनके बाद जब अरब साम्राज्य का विस्तार होने लगा, वो पश्चिम में स्पेन तक, उसके बाद उत्तर में अफ्रीका द्वीप तक, और पूरब में भारत तक विकसित हो गए। भारत तक साम्राज्य का
विस्तार हो गया, उसके बाद से वहां की जो परंपरागत अंक प्रणाली थी, उससे जो लेखन पाठन के वहां कार्य थे वो अच्छे तरीके से नहीं पूरे हो पाते थे, उनको करने में बहुत कठिनाइयां आती थी। तो वहां पे एक शासक हुआ करते थे खलीफा अल मंसूर। उनके समय में भारत से कुछ दूत अरब में गए और वहां पे ब्रह्मगुप्त जी के लिखे हुए ग्रंथ जैसे कि ब्रह्मस्फुट, खंड खाद्यक इत्यादि और बहुत सारी पुस्तकों को लेकर वहां गए और वहां पे उन लोगों को, वहां के लोगों को सिखाया गया, पढ़ाया गया। और जब यहाँ की अंक प्रणाली को वे उससे लेखन पाठन का कार्य करने लगे तो बहुत ही आसानी से और सुविधाजनक तरीके से वहां के बड़े बड़े संक्रियाएं जो है कार्य आसानी से होने लगे। तो वहां के लोगों ने पूरी तरह से भारत के अंक प्रणाली को अपना लिया और उसके बाद इसी अंक प्रणाली का नाम हिंसा रखा। अब हम जानते हैं कि अंक प्रणाली यूरोपीय देशों में कैसे पहुंची। तो उस समय पीसा एक इटली का शहर हुआ करता था। वहां के एक बहुत ही प्रसिद्ध यात्री थे लियोनार्डो। इन्होंने एक अरबी द्वारा ये जो प्रणाली है उसे पढ़ी सीखी और इसे उन्होंने अपनी किताब जो 1202 ईस्वी में उन्होंने लिखी थी उसमें उसका जिक्र किया। किताब का नाम है लीबर अवैकी। लीबर अवैकी। इस किताब में उन्होंने जिक्र किया है हिंदू अंक प्रणाली का। उसके बाद से बहुत सारे यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने इसको अपने किताबों में जिक्र किया है, जैसे अलेक्जेंडर डे विलाडी, इन्होंने 1240 ईस्वी में अपने किताब में इस बात का जिक्र किया है। उसके बाद एक और नागरिक थे जॉन आर्क टेलीफॉक्स। इन्होंने 1250 ईस्वी में अपने किताब में इस अंक प्रणाली का जिक्र किया है। तो ये जो अंक प्रणाली भारत से होते हुए अरब में और अरब से होते हुए यूरोपियन देशों में पहुंची। यूरोपियन में पहले इसे अरबी अंक प्रणाली कहते थे, परंतु जब इनको यह ज्ञान हुआ कि ये अंक प्रणाली भारत से आई तो उसके बाद उन्होंने इसे हिंदू अरबी अंक प्रणाली का नाम दिया। इंग्लिश में अरबिक इंडिक न्यूमेरिकल सिस्टम। इसी अंक प्रणाली को भारतीय अंक प्रणाली भी कहते हैं और यही अंक प्रणाली जो है हमारे जो पुराने अंक प्रणाली देवनागरी अंक प्रणाली का ही विकसित रूप है। इसी अंक प्रणाली को जो यूरोपियन अंक प्रणाली हम पढ़ते हैं आज, यह इसे भारत की अंक प्रणाली का विकसित यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप भी कहते हैं। भारत की अंक प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय रूप भी कहते हैं इसी कारण से। तो चलिए अब हम अपने एक अगले टॉपिक जो शून्य है उसके बारे में जानते हैं। शून्य को मैंने विशेष अंक क्यों कहा है ये हम जान लेते हैं कि शून्य की आखिर इतनी बड़ी जरूरत क्यों पड़ी। वैसे तो शून्य का मान अपने आप में कुछ नहीं होता है। जब हम लोग शून्य लिखते हैं तो इसका मतलब, जीरो लिखते हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं, नथिंग। बट अगर इसी चीज को अगर किसी संख्या के दाहिने तरफ लिख दे, जैसे मान लीजिए कि हमारा 4 है, उसके दाहिने तरफ हम 0 लिख देते हैं तो समझिए कि इस संख्या का मान सीधे 10 गुना आगे बढ़ जाता है, सीधे 10 गुना आगे बढ़ गया हमारा। तो ऐसे शून्य का खुद का कोई मान नहीं है, परंतु किसी संख्या के साथ अगर दाहिने तरफ उसको लगा दें तो उसका मान सीधे 10 गुना आगे बढ़ जाता है। उसी तरह जब शून्य की खोज हुई थी, भारत में भी पहले शून्य की खोज नहीं हुई थी। भारत में भी पहले ब्राह्मी लिपि का उपयोग होता था, परंतु जब आर्यभट्ट जी जो भारत के एक बहुत बड़े महान गणितज्ञ है, इनका जन्म हुआ, इनका प्रभाव 5वीं शताब्दी के आसपास में था। 5वीं शताब्दी में इन्होंने जब शून्य की खोज की
तो उसके बाद से भारत की गणित को बहुत बड़ी एक रफ्तार मिल गई। खगोल विज्ञान में बहुत बड़ी रफ्तार मिल गई। खगोल विज्ञान में जो आज हम चांद तक पहुंच गए हैं, मार्स तक पहुंच गए हैं, चांद की दूरी का पता चल गया है, पृथ्वी की पूरी गोलाई का पता चल गया है, ये केवल शून्य की ही देन है। जो आज इतने बड़े बड़े संक्रियाएं, जो बड़े बड़े कार्य जो हो रहे हैं, शून्य की ही देन है। आज जो इतने विकसित देश है, ब्रिटेन है, अमेरिका, चाइनीज, ये आज इतने बड़े बड़े मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, अपने उपग्रहों को पूरी अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, ये शून्य की ही देन है जो इतने बड़े बड़े कार्य संपन्न हो पा रहे हैं। इसीलिए मैंने शून्य को इतना महत्व दिया है, इसको विशेष अंक कहा है। जो आज हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, जिसमें बाइनरी नंबर, हम लोग सब जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स, बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा जो है शून्य से ही बनी हुई है। तो ये समझ लीजिए कि अगर कंप्यूटर्स, अगर शून्य की खोज ना होती थी तो आज कंप्यूटर का जो हम लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटरी युग भी आज नहीं पहुंचा होता। तो शून्य की इतनी बड़ी महत्व है, ये आप लोग समझ लीजिए। और इसका हमें नाज है भारत के ऊपर, भारत के गणितज्ञों के ऊपर, जो उन्होंने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है कि आज भारत के साथ साथ पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का हम ये वीडियो खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम एक अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे, संख्या के बारे में जानेंगे, संख्या से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में जानेंगे। संख्या में बहुत प्रकार के संख्याएं होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।